हेलो वेलकम इन साइंस ए के स्टडी 1024। मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर। मतलब कि मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हमने कवर किया था इससे पिछले पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 में। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है और इससे पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो इनकी फुल प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। और अगर आप मैथ्स वाले चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो हमारा मैथ्स का चैनल है AK स्टडी 1024। यहाँ पर जब आप होम सेक्शन पे जाओगे तो क्लास 8 की आपको सबसे ऊपर ही चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, यहाँ से आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। देखो, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमने सिर्फ वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ देखी थी पिछले पार्ट में। तो इस पार्ट में बाकी बची हुई हम रिएक्शंस देखेंगे, मतलब रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर देख चुके हैं पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं रिएक्शन विद एसिड से। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये भी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए केमिकल प्रॉपर्टी इज ए कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज और रिएक्शन। मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जब वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर उसमें कोई केमिकल चेंज होगा। तो मतलब केमिकल चेंज के दौरान जो भी प्रॉपर्टी हम उस सब्सटेंस में ऑब्जर्व करेंगे वो उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं रिएक्शन विद एसिड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है मैंने मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब कि यहाँ पर आप देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिड है। यानी कि जब एक मेटल और एक एसिड ने आपस में रिएक्शन की तो इन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, इसको अगर आप सिंबल में देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है Mg मतलब मैग्नीशियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन्होंने क्या बनाया MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है, निकली है। तो ये अपवर्ड एरो का मतलब होता है कि इसमें से कोई गैस निकल रही है। जब भी कोई गैस रिलीज होती है, निकलती है, तो हम उसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड बट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एक गैस रिलीज करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की एक पहचान है कि ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। मतलब जब जलती हुई तीली आप ले जाओगे इस गैस के पास तो वहाँ से एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। अब ये पॉप साउंड कैसा सुनाई देता है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ से आप सुन सकते हो। देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो साउंड आ रहा है ये पॉप साउंड है। ठीक है, मतलब कि जब भी हम हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई तीली ले जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, टेबल 4.5। ठीक, जिसमें हेडिंग में लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। तो यहाँ पर क्या है कि हमें इस टेबल में कुछ मेटल एंड नॉन मेटल दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इनकी रिएक्शन कराई गई है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। दो केस लिए गए हर एक टाइप में, एक है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन और दूसरी है थोड़ी हीट करने के बाद रिएक्शन। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी है और गर्म करने पे भी है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अलग अलग केस में क्या होता है और इस टेबल को फिल करना है। एक बात और बता दूं, जब भी आप वीडियो देखा करो तो उसके बाद आप एनसीईआरटी जरूर रीड किया करो, तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, पहले बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन किस तरह से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे और वार्म करने पे। ठीक, तो यहाँ पर जब आप इसको लैब में टेस्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम एक मेटल होता है। ठीक, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दोनों ही केस में रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। मतलब रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और वार्म करने पे भी। इसी तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी
रूम टेम्परेचर एंड वार्म दोनों जगह पर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब पहला जो यहाँ पर हम भरेंगे, फिल करेंगे, सब में आपको लिखना है रिएक्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, सब में लिखना है, तो इसलिए मैंने एक बार लिख दिया, आप अलग अलग लिख सकते हो। इसके बाद है एल्युमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्युमिनियम भी एक मेटल होता है, आपको पता होगा। तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये भी हर केस में, ठीक है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो, चाहे रूम टेम्परेचर पे हो या फिर वार्म करने पे हो, हर केस में रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, इसके बाद अगर आयरन फिलिंग की बात करें, ठीक है, तो इसके केस में भी हर बार रिएक्शन होगी। अगर मैं बात करूँ कॉपर की, तो जो कॉपर है, ठीक, वो यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन इधर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है नो रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब कि जो कॉपर के फील्ड हैं ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ना तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे ना ही गर्म करने पे रिएक्शन करेंगे, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉपर थोड़ी ज़्यादा ही लेस, तो आपको याद रखना है कि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ठीक है, आप इसको याद रखना कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं करता लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको लिखना है कॉपर एक ऐसा मेटल है जो इस तरह का बिहेवियर दिखाता है। ठीक, इसके बाद बात करें चारकोल, जो कि एक नॉन मेटल है। अभी तक हमने जो ऊपर देखे, मैग्नीशियम मेटल था, एल्युमिनियम मेटल था, कॉपर भी मेटल था, लेकिन जो ये चारकोल है और जो ये सल्फर है ये मेटल नहीं होते, ये नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। मतलब ये किसी भी एसिड से, ना ही हाइड्रोक्लोरिक से ना ही सल्फ्यूरिक से, दोनों ही एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही रूम टेम्परेचर पे ना ही गर्म करने पे। इसी तरह से जो सल्फर का केस है यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। ठीक, तो आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे बात करते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी के पैराग्राफ में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मतलब कि जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं, ये जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इनके रिएक्ट करने में क्या कोई डिफरेंस है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यस, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यानी कि हाँ, इनमें डिफरेंस है। जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली रिएक्ट ही नहीं करते हैं एसिड के साथ, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, फिर से सुना देता हूँ पॉप साउंड कैसा होता है। ठीक है, तो ये आप सुन सकते हो पॉप साउंड। अब इसके आगे बात करते हैं। देखो इसके बाद फिर से एनसीईआरटी के पैराग्राफ में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप एनसीईआरटी का चैप्टर का थ्रू आउट रीडिंग करोगे तो बीच बीच में पैराग्राफ के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इट ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मतलब कि अगर आप जलती हुई माचिस की तीली किसी टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओ और वहाँ से पॉप साउंड प्रोड्यूस हो, तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, क्या सूचित करता है, या फिर इससे आपको क्या पता लगता है, ये बताना है। ठीक, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक is brought near the mouth of the test tube indicating the presence of hydrogen gas. It is the hydrogen gas that burns with a pop sound. मतलब कि अगर हम जलती हुई माचिस की तीली को माउथ के पास ले जाते हैं टेस्ट ट्यूब के और वहाँ से पॉप साउंड होता है, तो इससे ये हमें पता लगता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये जब बर्न होती है तो पॉप साउंड करती है। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है नेम द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे हम उसको हीट कर लें तब भी, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉपर वो मेटल है, आप याद रखना, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले जब मैंने कॉपर की रिएक्शन डिस्कस की थी। तो यहाँ पर आंसर में आएगा कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन एसिड के साथ। अब बात करते हैं रिएक्शन विद बेसिस, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड and produce hydrogen gas that burns with
अ पॉप साउंड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसके साथ कुछ मेटल्स हैं जो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है जिसमें से OH निकल जाए, ठीक है, उसको हम एक बेस बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो OH आपको मिल जाएगा, मतलब ये एक बेस है। ठीक है, अगर आपको ये पहचान नहीं है कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, तो क्लास 10th के चैप्टर है जिसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, उसमें आप देखोगे तो मैंने क्लियर बता रखा है कि एसिड एंड बेस की पहचान हम कैसे करते हैं। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2, वहाँ से आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि एसिड एंड बेस की पहचान हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये है कि कुछ मेटल्स होते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं और ये हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं इनकी बेसिस के साथ जो रिएक्शन है इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये भी आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो इसके बारे में अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, आपके जो क्लास 8 का सिलेबस है इसमें ये चीज़ डिटेल में है ही नहीं अभी। ठीक है, आप बड़ी क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो अब आगे बात करते हैं। तो रिएक्शन विद बेसिस भी हो गया, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं डिस्कस किया। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, रिप्लेसेस, रिमूव्स अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है या रिमूव कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसके कंपाउंड से, जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो इनमें पानी में घोला जाता है इन्हें। ठीक है, अगर मैं आपको इसको सिंपली एक समझाऊं तो यहाँ से आप समझ सकते हो। मान लो कि A और B मिलके कोई एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में जब इनको घोला जाता है तो एक और एलिमेंट डाला जाता है जिसका नाम है C। अब यहाँ पर अगर C A से ज़्यादा तगड़ा हुआ, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो ये क्या करेगा, A और B जो साथ में थे यहाँ पर ये A को लात मारेगा और A दूर चला जाएगा और खुद A की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट में A के साथ कौन था, B, लेकिन C के आने के बाद जब रिएक्शन हुई तो अब B के साथ कौन आ गया, C आ गया और A अलग हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए चाहिए क्या कि C का ज़्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है। अगर C ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, जैसे A और B जो हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, ये साथ में थे, ठीक है, लेकिन C नाम का बंदा आता है जो A से ज़्यादा तगड़ा है। ये क्या करता है, A को मार के वहाँ से भगा देता है और खुद B के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर C खुद ही कमज़ोर होता यानी लेस रिएक्टिव होता तो A को ये मार के भगा नहीं पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन होने के लिए C का ज़्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है A से। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है आयरन नील्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसको हम बोलेंगे CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, CuSO4। तो यहाँ पर देखो SO4 के साथ कौन है, Cu है, लेकिन इसमें क्या डाला गया, आयरन यानी Fe। अब जो ये आयरन होता है ये Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, जब ये यहाँ पर डाला जाएगा इस एक्वा सॉल्यूशन में तो ये Cu को रिप्लेस कर देगा, Cu को लात मारेगा, ये दूर भाग जाएगा और खुद SO4 के साथ आ जाएगा। तो लेफ्ट में SO4 के साथ Cu है, लेकिन यहाँ पे आप राइट में देखोगे तो SO4 के साथ Fe आ गया, क्योंकि Fe जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu यानी कॉपर से। तो जो ये रिएक्शन आपको नजर आ रही है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आप देखो आगे बात करते हैं। अभी जो हमने देखा, ठीक है, याली रिएक्शन CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आयरन जो हो रहा है वो डिस्प्लेस कर पा रहा है कॉपर को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे आपको दिखाया था कि SO4 के साथ Cu था, लेकिन जब ये Fe आया तो इसने Cu को हटा दिया और खुद SO4 के साथ आ गया। तो मतलब Fe जो है ये रिप्लेस कर सकता है Cu को, मतलब Fe जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, कैन कॉपर डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, क्या इसका उल्टा हो सकता है, मतलब क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। कैन दिस रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu इज इक्वल टू CuSO4 प्लस Fe टेक प्लेस, मतलब कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, जो मैंने लिखा है क्या ये गलत लिखा है या सही लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको बताता हूँ। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो Fe है ये ज़्यादा तगड़ा है, ये Cu को लात मारेगा, ये भाग जाएगा, लेकिन जो Cu है कमज़ोर है। इसका मतलब जब FeSO4 होगा और उसमें आप Cu डालोगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि जो Cu है वो इतना तगड़ा नहीं होता, ज़्यादा रिएक्टिव
नहीं होता है Fe से। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं नो, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब जो कॉपर है ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता है आयरन को इसके कंपाउंड में, मतलब जो ये रिएक्शन है ये गलत है, ठीक है, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो आप लिखोगे यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि जो Cu है वो लेस रिएक्टिव है और ये Fe को नहीं भगा सकता है। आप ऐसा समझो कि Fe अपनी गर्लफ्रेंड SO4 के साथ है और एक कमजोर बंदा आता है Cu, तो ये इसकी गर्लफ्रेंड इससे नहीं छीन पाएगा क्योंकि Fe खुद ही तगड़ा है, ठीक है, तो मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आंसर में बिकॉज मैंने लिखा बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन से। ओनली मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, सो दी अबव रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आया हो कि ये रिएक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। यहाँ पे रिएक्टिविटी का क्या मतलब है? तो इसके आंसर मैंने लिखा है रिएक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ हाउ रेडिली ए सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि रिएक्टिविटी का ये मतलब है कि कोई सब्सटेंस कितनी जल्दी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जितनी तेजी से कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, हम उसे बोलेंगे कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर। मतलब कि अगर हमारे पास तीन मेटल हैं, जिंक है, आयरन है और कॉपर है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का सीक्वेंस क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की तरफ हमें लिखना है। मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन तीनों में, उसके बाद आयरन है, उसके बाद Cu है, ठीक है। आप और मेटल की भी रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो, इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, उसके बाद आयरन यानी लोहा, उसके बाद कॉपर यानी तांबा, ठीक। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद आपके जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें एक एक्टिविटी दी गई है 4.8, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको जरा आप ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया टेक 500 मिलीलीटर बीकर्स एंड लेबल देम ABCD&E। मतलब कि हमें 5 बीकर्स लेने हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, और इनका हमें लेबलिंग कर देनी है ABCDE, ठीक है, ये 5 बीकर हो गए। इसके बाद बोला गया है टेक अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ईच बीकर। मतलब 50-50 मिलीलीटर यहाँ पर हमें पानी फिल कर लेना है सब में। उसके बाद हमसे बोला गया है डिजोल्व इन ईच बीकर 80 स्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर, ठीक है। मतलब क्या, मतलब जो हमें फिगर में इंडिकेट किया गया है वो हमें एक एक चम्मच इसमें डालना है। इसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस दी गई हैं, कीप दी बीकर अनडिस्टर्ब्ड, मतलब बीकर को डिस्टर्ब नहीं करना है फॉर सम टाइम। उसके बाद बोला गया है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया है। बीकर ए जो है, ये जो आपको बीकर ए दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या घोलना है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस में जिंक के ग्रेन्यूल डालने हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं जिंक के। तो मतलब यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि पानी तो पहले से ही है। क्या किसका किसका बनेगा, कॉपर सल्फेट का, और उसमें हमने क्या डाला, जिंक डाला। इस तरह से जो बीकर बी है इसमें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में आयरन की नेल डालनी है, ठीक। और जो बीकर सी है, ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो इसमें जिंक सल्फेट लेना है ZnSO4 और इसमें कॉपर डाल देना है, ठीक। और जो बीकर डी है इसमें आयरन सल्फेट में कॉपर डालना है, और जो बीकर ई है यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें जिंक सल्फेट में आयरन की नेल डालनी है, ठीक है। तो ये करने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। क्वेश्चन क्या क्या है आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर पहले बात करते हैं बीकर ए की। बीकर ए में क्या था, मैंने आपको भी दिखाया था, कॉपर सल्फेट था और उसमें हमने क्या डाला था, जिंक डाला था। जिंक एक मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्स इन बीकर ए। देखो जो कॉपर सल्फेट होता है इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लू कलर, ठीक। लेकिन जब आपने जिंक डाला और वहाँ पर रिएक्शन हुई तो जो ये कॉपर का ब्लू कलर था ये डिसअपीयर हो गया। देखो पहले इसका कलर ऐसा था और इसके बाद रिएक्शन होने के बाद कलर ऐसा हो गया जो नीचे वाली फिगर में मैंने दिखाया। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका आंसर है इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट CuSO4। मतलब कि जो CuSO4 था यहाँ से जिंक ने यानी Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया, Cu की जगह Zn आ गया और बन गया ZnSO4। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्स एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट
एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसीलिए यहाँ पर देखो कॉपर अलग हो गया, जब कॉपर अलग हो जाएगा तो कॉपर नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कुछ बैठ गया है हल्का हल्का रेड रेड सा तांबे की कलर का, ठीक है, कॉपर की कलर का। और यहाँ पर बन क्या गया, पहले था CuSO4, अब क्या बना ZnSO4, ठीक। और जो ZnSO4 होता है ये कलरलेस होता है कुछ इस कलर का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट था, इसमें हमने Zn यानी जिंक डाला, Zn ने Cu को रिप्लेस किया, ZnSO4 बना और Cu अलग हो गया। तो यहाँ पर पहले ये ब्लू कलर का था CuSO4, लेकिन अब ये ZnSO4 बन गया है जो कि कलरलेस होता है। और नीचे जो इकट्ठा हुआ है वो कौन है, कॉपर, जिसका कलर थोड़ा रेड ब्राउन होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बीकर ए है इसमें हमें ऐसा क्यों ऑब्जर्व हुआ कि इसका ब्लू कलर गायब हो गया। इसके बाद देखो पूछा गया हमसे बीकर बी के बारे में, ठीक है। बीकर बी में क्या था, फिर से याद दिला देता हूँ। बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें आयरन की नेल डाली थी, लोहे की कील, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं बीकर बी है और यहाँ पर नीचे ये आयरन की नेल डाल दी इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स इन बीकर बी। तो अब यहाँ पे ब्लू कलर क्यों डिसअपियर हो गया, तो इसका भी आंसर वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे इन बीकर बी आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, मतलब यहाँ पे आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, सी की जगह कॉपर की जगह Fe आ गया, तो ये FeSO4 बन गया, ठीक। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉपर इकट्ठा हो गया है, ठीक। और इसका कलर जो है ये लाइट ग्रीन जैसा हो गया, पहले कैसा था, ब्लू, ठीक है। लाइट ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि ये CuSO4 से FeSO4 बन गया। CuSO4 का कलर ब्लू था, लेकिन FeSO4 का कलर लाइट ग्रीन होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी आयरन, ये बनता है FeSO4 जिसको बोला जाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाता है। CuSO4 का कलर था ब्लू, FeSO4 का कलर हो गया लाइट ग्रीन, और यहाँ पे नीचे जो डिपोजिट हुआ है वो है कॉपर जो रेड दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बीकर सी की बात करते हैं, ठीक है। बीकर सी जो है डी है और ई है, तीनों की एक साथ बात कर लेते हैं क्योंकि इन तीनों में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका आंसर मैं भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन जो पूछा गया पहले आप ये देखो, क्वेश्चन में बोला गया व्हाई देयर इज नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई, मतलब बीकर सी डी ई में कोई भी चेंज नहीं होता, ऐसा क्यों। देखो बीकर सी में क्या था, बीकर सी में जिंक सल्फेट था और इसमें क्या डाला गया था, कॉपर। आपको पता है जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा तगड़ा है, तो कॉपर इसको रिप्लेस या डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से बीकर डी में क्या था, आयरन सल्फेट था, इसमें क्या डाला गया, कॉपर। यहाँ पर आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर जो है ये कम रिएक्टिव है, इसलिए ये आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बीकर ई में क्या था, जिंक सल्फेट था और इसमें आयरन डाला गया था। जो जिंक है ये आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन जिंक को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक। तो मतलब तीनों में ही कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब कोई रिएक्शन नहीं होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा इनके कलर में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मतलब जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से और आयरन से, दोनों से ही ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और हमारा रूल क्या था, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। मतलब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई Cu कैन नॉट रिप्लेस जिंक इन बीकर C एंड Fe। मतलब कि जो बीकर C और D आप देख सकते हो, इसमें क्या था, दोनों में हमने Cu डाला था, तो Cu ना तो जिंक को रिप्लेस कर सकता है और ना ही आयरन को, इसीलिए मैंने लिखा है Cu कैन नॉट रिप्लेस जिंक इन बीकर C एंड Fe इन बीकर D एंड Fe कैन नॉट रिप्लेस जिंक इन बीकर E। तो यहाँ पे E में देख सकते हो, यहाँ पे आयरन था, लोहा, ये जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। दस देयर इज नो चेंज इन बीकर C D एंड E, इसीलिए बीकर C D E में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब जो बेसिक रूल होता है केमिकल रिएक्शन में वो क्या होता है, ये पूछा गया हमसे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये रूल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो की फुल प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस आइकन पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।